हाँ, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? और आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? यस, वेरी गुड। चलो, कहाँ तक पढ़ा था ये बताओ? टाइप्स ऑफ एक पढ़ लिया था, शुरू करना था। चलो इधर देखो भाइयों, ओ पीछे वालों मोबाइल बंद कर इधर। अब बातचीत मत करना, शांति से सुनो। इधर देखो, जो टाइप्स ऑफ एग है ना, ये कंप्लीटली मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, कुछ नहीं तो फिर सुनो सुनो सुनो। अभी बंद कर दे केमिस्ट्री, इधर देख, सफा चट इधर देख। जो टाइप्स ऑफ एग है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, देखो, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स पे। आराम से सुनना, मतलब आपको टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पर सुनोगे ना तो सब कुछ याद रहेगा। तो अच्छा, ये अब अभी तक तुमने एटलीस्ट एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे आपने 10-12 लेक्चर हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो जो मैं बोल के जा रहा हूँ फाइनली क्लास में डिलीवर करके जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आप फाइनली फिर मॉड्यूल सोल्व करो, एनसीईआरटी करो, कोई सी भी बुक सोल्व करो, सारी सोल्व हो रही है। क्लास अटेंड नहीं करते तो नुकसान आप ही को होता है। अब जब अटेंड कर रहे हो, रुके हो, तो फिर सुनो, तो फिर पूरा ही सुना करो, बातें मत क्या करो, अपना लॉस तुम खुद ही करते हो। ठीक है, सुनो। टाइप्स ऑफ एग में तुम्हें याद करा दूंगा, अभी 15 मिनट में पूरे याद हो जाएंगे, वो मेरी गारंटी है। टाइप्स ऑफ एग कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि एग ले का किया जा रहा है, मतलब दिया कहां जा रहा है, और लेग कर कौन रहा है, विविपेरी या ओविपेरी, मतलब समझ रहे हो? क्योंकि एग रिलीज होगा ओवरी से। अब डाइवर्सिटी जो है उसमें ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे तो फिर बात करें, खूब सारे हैं। हम अपने एनसीईआरटी या नीट लेवल के ही पढ़ रहे हैं। पहला, अमाउंट ऑफ योक के बेसिस पर। भाई यदि किसी अंडे में योक बहुत सारा है तो उसको बोलेंगे मेगा लेसिथल, क्या बोलेंगे? और ठीक ठाक है, 50-50 है, तो फिर उसको बोलेंगे मीजो लेसिथल, क्या बोलेंगे? और बहुत कम है उसको बोलेंगे माइक्रो लेसिथल। और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है उसको बोलेंगे ए लेसिथल। एवोल्यूशन को उल्टा पढ़ते हैं, ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स में चलते हैं। और जितना अपने लेवल का है मैं उससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एक्चुअली पहली बात तो ह्यूमन ओविपेरी नहीं है, विविपेरी है। और विविपेरी दो ही तरह के एनिमल होते हैं मैमल्स में, मेटाथीरियन और यूथीरियन। सारे मैमल भी विविपेरी नहीं होते। याद रखना, शुरुआती जो प्रोटोथीरियंस थे, ये तो पता है ना, प्रोटोथीरियंस अंडे देते हैं। प्रोटोथीरियन के एग्जांपल सचेस प्लेटिपस, एकिडना, जिनको हम लोग करेंटिन लिंग भी मानते हैं, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का। अरे बोलो। तो क्या होता है, विविपेरी एनिमल इस धरती पर दो ही हैं, मेटाथीरियन और यूथीरियन। मेटाथीरियन वो कैंगरू, कोआला, खसखस, बतख, फ्रैंक, बजे, तसा, टाइगर, कर, मार्सुपियल, मोल, कैंगरू वगैरह, जो एनसीईआरटी ने पेज नंबर 132 पर 12th में ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स का डायग्राम दिया, वो घर जाके एनसीईआरटी पढ़ना। वो सारे के सारे मेटाथीरियंस है, क्या है सारे? और यूथीरियंस वो होते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू अपने बच्चों को नरिशमेंट देते हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, शेर, चीता, ह्यूमन, बंदर, हम सब उसी में आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बच्चे देते हैं, बाकी सब अंडे देते हैं। और हम टाइप्स ऑफ अंडे ही पढ़ रहे हैं। सुनना, बिना डायग्राम बनाए समझ में आ जाएगा पहला वाला टाइप तो। अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर यदि मैं अंडों को क्लासिफाई करूं तो कतई आसान है। कैसे? एवोल्यूशन में उल्टा चलते हैं, ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन का अंडा एल एसिथल होता है, और एल एसिथल बोले तो एब्सेंट ऑफ योग या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो मैं बताऊं ह्यूमन को योग की नीड क्यों नहीं है। क्योंकि एक बात बताऊं, उसको हर जगह नरिशमेंट मिलता है। जब ओवरी में था वहां नरिशमेंट मिल रहा है, जब फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डेवलपिंग जाइगोट को थोड़ा सा नरिशमेंट हो फेलोपियन ट्यूब भी देती है। और यूट्रस में तो नरिशमेंट की भरमार है भाई। तो एक बात बताओ, हर जगह हर जगह उसको नरिशमेंट मिल रहा है, तो वो योग को लेकर क्यों घूमेगा? कॉमन सेंस लगाओ। भाई तूने शानदार बात करें, जो राजधानी में फर्स्ट एसी का वो बुक करा है, तो तुम घर से खाना कंबल लेके क्यों जाओगे भाई? जनरल डब्बे में थोड़ी जा रहे हो किसी लोकल ट्रेन के। बात को समझो ना। आप इवोल्यूशन में इतने ऊपर हो कि आपकी फैसिलिटी अल्टीमेट मिली है, समझ में आया? तो ह्यूमन में होता है एल एसिथल, कैसा होता है?
और ए बोले तो एब्सेंट या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। चिन्ना सा होता है, चिन्ना सा, थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता। खा ले तो आराम से, है ना। इधर देख, वो इधर पढ़ा रहा हूँ पीछे पीछे फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। खा ले खा ले खा ले, कुरकुरे खा ले। इधर देखो, ह्यूमन में होता है एलेसितल। तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ ना, ये जितने भी बच्चे देने वाले एनिमल होते हैं, आई मीन विविपेरी हैं, सभी में एलेसितल होना चाहिए क्योंकि उनमें भी ओवरी है, फलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है। हाँ यार, बात में तो दम है। तो मैं बताऊं, एक्चुअली उनमें ओवरी में अंडे को नरिशमेंट मिलेगा, यूट्रस में भी मिलेगा, लेकिन ओ फेलोपियन ट्यूब में नहीं मिलेगा। तो फेलोपियन ट्यूब क्रॉस करा दो बस, उतना सा योग उनको जरूरी है। तो वो होते हैं माइक्रोलेसितल। कैसे होते हैं? क्योंकि एवोल्यूशन में वो भी खूब ऊपर है, हमसे जस्ट नीचे है। जब हम सबसे ऊपर हैं तो हमारे अंदर सबसे कम योग है, तो हमसे थोड़ा सा ज्यादा उनमें है। तो ह्यूमन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी विविपेरी एनिमल है, बच्चे देने वाले, सभी में माइक्रो होते हैं। कैसे होते हैं? ये लो भाई, बच्चे देने वाले तो खत्म हो गए। अब सीधा ही पहले मेगा पर आ जाओ। मेगालेसितल यानी सबसे ज्यादा योग। मेगालेसितल अंडे उन्हीं एनिमल्स के होते हैं जो एनिमल लिटरली अपने अंडे टेरिस्ट्रियल मोड में देते हैं। कहां देते हैं? टेरिस्ट्रियल मोड में। और टेरिस्ट्रियल मोड में अंडे कौन कौन देते हैं मैं बताऊं, देखो, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। अरे बोलो। तो इन सब के अंडे मेगालेसितल होते हैं। जो इनकी जो फीमेल होती है, मदर होती है, वो जितना योग भर सकती थी अंडे में भर दिया, उसको टेरिस्ट्रियल मोड में दिया और चली गई। अब सीधा वहां से बच्चा बाहर आएगा। तो जितना नरिशमेंट दे सकते हो दे दो, ये मेगालेसितल। तो टेरिस्ट्रियल मोड के जितने भी अंडे हैं सबके सब कैसे हुए? अरे जोर से बोलो, मेगालेसितल। अब बचे केवल पानी वाले अंडे। कौन से अंडे बचे? जो पानी में दिए जाते हैं। तो पानी में भी फीमेल अंडा बाहर ही देगी, डेवलपमेंट बाहर ही होगा पानी में। लेकिन पानी में ना मेगालेसितल नहीं दे सकते। सर क्यों? क्योंकि मेगालेसितल यदि आपने अंडा दे दिया फीमेल ने, तो मेगालेसितल योग इतना हैवी होता है कि अंडा डूब जाएगा, और अंडा डूब जाएगा तो अंदर ही मर जाएगा बच्चा। अरे बोलो। तो अंडा फ्लोट करना चाहिए। तो सर ऐसा करो, 50-50 योग डाल दो ताकि काम भी चल जाए और तेरे भी सही। तो उनमें होता है मीजोलेसितल, येलो डाइवर्सिटी खत्म। कितनी आसान है बात करें जो। फोकट मोटिवेटर रहते रहे तो अंडों के टाइप। अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस खूब सारे होते हैं, आई डू अग्री विद यू। लेकिन नीट लेवल पे कुछ आता ही नहीं है। नीट लेवल पे मैंने जितना पढ़ा है उतना भी नहीं आता। लास्ट टाइम अंडों से क्वेश्चन कब आया था मुझे बताओ, मुझे खुद को नहीं पता। जब मैंने नीट दिया था तब भी नहीं आया था। तो उससे पहले, अच्छा, कब आया था? 2000, 1946, 6 अंग्रेजों का टाइम आया था। हाँ हाँ। तो भाइयों, ये कितने आसान है। टाइप्स ऑफ अंडे आपको हमें याद हो गए। चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। वो बातें नहीं मित्र। मैं किसी बच्चे से पूछ लेता हूँ, ये बच्चा बताएगा फोटोसिंथेसिस करो। हाँ, ये बात। आज यहाँ 5 फोटोसिंथेटिक एनिमल बैठे हुए हैं। 5 है, देखो देखो, 5 है। ह्यूमन का अंडा कैसा होगा अमाउंट के बेसिस पर? ये होमोबर्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक। वो नोट्स में रट मत। एलिसितल क्या होता है मित्र? ये मैंने कब पढ़ाया? लेट जो पढ़ाया नहीं है तो वो पढ़ा रहा है, तो नोट्स में से रट के पढ़ा रहा है। देखो, ये होता है रटने का लॉजिक। साइलेंसर 3 इडियट के। हाँ, कुछ भी फेंक रहा है, मतलब जो मैंने पढ़ाया नहीं वो बोल रहा है। ह्यूमन का अंडा अमाउंट के बेसिस पर कैसा होता है? जिसमें योग कम होता है उसको होमोलेसितल बोलते हैं। एक मिला के दूंगा भी तेरे, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। वो उसका आगे वाला जिससे बातें कर रहा था, चश्मा वाला लड़का, बोला सा लड़का, खड़ा हो। हाँ, ह्यूमन का अंडा अमाउंट के बेसिस पर कैसा होता है? एलेसितल। उसको बता कि एलेसितल और होमोल में क्या अंतर होता है। होमो नाम तो नहीं बोला मैंने अभी तक, होमो राइसो तो नाम ही नहीं बोले अभी तक। अमाउंट के बेसिस पर अंडे 4 ही होते हैं, एलेसितल, माइक्रोलेसितल, मीजोलेसितल, मेगालेसितल। मेगालेसितल वो जो टेरिस्ट्रियल मोड में देते हैं, मीजो जो पानी में देते हैं, और ह्यूमन एलेसितल देता है
वीवी पेरी और बाकी वीवी पेरी माइक्रो देते हैं, खत्म, पूरी डाइवर्सिटी खत्म। एक्सेप्शन खूब सारे हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ अंडों पे पीएचडी नहीं करे, नीट लेवल पे यहां से क्वेश्चन नहीं आते, तो जितना पढ़ा लो इट्स मोर देन सफिशिएंट। बैठ जाओ और ध्यान इधर दे। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अब इधर देखो, अब डायग्राम बनाते हैं। उस भाई ने डायरेक्ट डायग्राम रटोटा के आंसर दे दिया। क्लास में पूरे प्रेजेंट रहा करो। फर्स्ट अंडा कैसा, इधर देखो, ये जैसे एक एग है, ये जैसे एक एग है, इसके अंदर यदि साइटोप्लाज्म और योक, यू मानो ब्लू कलर से मैं साइटोप्लाज्म बना रहा हूं, ये मैंने ब्लू कलर से साइटोप्लाज्म बना दिया, ये ब्लू कलर वाला पार्ट ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यदि ये ह्यूमन का एग है, तो याद करो ह्यूमन में होता है एल एसिटल, तो ह्यूमन में जरा सा योक होगा, ये मानो ये इतना सा, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यदि ह्यूमन को छोड़कर बाकी जितने भी विविपेरिया, जिसमें सारे कंगारू वगैरह शेर चीते सब आगे, तो उनमें थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो योग कहीं भी कंसंट्रेट नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली साइटोप्लाज्म और योग, ये रेड कलर से मैंने योग बनाया है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जब अंडे का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो आप इसको क्या बोलोगे? होमो, क्या बोलोगे? होमोलेसिथल, या इसी को बोलेंगे मित्रों आइसोलेसिथल अंडे। और इसका एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी अमाउंट के बेसिस पर हो जाएगा एलेसिथल, और साथ ही साथ माइक्रोलेसिथल अंडे। समझ में आया? बोलो, ये था वो, ठीक है। यदि योग बहुत कम है तो भी यूनिफॉर्म होगा, और थोड़ा सा ज्यादा है तो भी यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म है तो होमो बोलेंगे। नहीं आ रहा समझ में? नहीं 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 आया? आया? चलिए, अब दूसरा अंडा देखो। डायग्राम मत बनाओ अभी, शांति रखो, पहले समझो तो सही। सब बना हुआ तुम्हारे पास, कुछ भी ना बनाओगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर ये देखो, एक एग है, इस एग में 50% पार्ट में तो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है? ठीक है भाई मित्र मेरे, 50% में तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। सुनना ढंग से, अभी इधर ही याद हो जाएंगे सारे टाइप्स ऑफ अंडे। 50% पार्ट में योक भरा हुआ है। एक्चुअली योक है ना भारी होता, कंडेंस होता है, तो वो अंडे को पानी में जब तैरेगा तो नीचे की तरफ वही आ जाएगा, योक होगा। तो एक्चुअली इसमें ना दो पोल बन गए। एक पोल जहां बच्चा बनेगा, तो उस वाले पोल को हम लोग बोल देंगे एनिमल पोल। क्या बोल देंगे? और उसका जो अपोजिट वाला है उसको बोल देंगे वेजाइटल पोल। क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? वेजाइटल पोल। तो दो हेमिस्फीयर बन गए, इस वाले को बोल देंगे एनिमल हेमिस्फीयर। क्या बोल देंगे? और इसको बोल देंगे मित्रों वेजाइटल हेमिस्फीयर। क्या बोल देंगे? वेजाइटल हेमिस्फीयर। अब इधर देखो, ये तो अब अमाउंट के बेसिस पर तो हर बच्चा बोल देगा सर ये मीजो है। कैसा है? क्योंकि पूरे में भी योक नहीं है और जरा सा भी नहीं है, ठीक ठाक है, 50-50 है, तो मीजोलेसिथल। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर मेरे को बोला गया, बोले यार सर इसको नाम दे दो। मैंने कहा यार देखो बायोलॉजी में कोई लॉजिक होता है, इसमें दो पोल बने हुए हैं, और जब दो पोल बनते हैं ना तो सेल डिवीजन में उसको टीलोफेज बोलते हैं। भट्टी सर ने बताया था, याद करो। तो मैंने इसको नाम दे दिया टीलोलेसिथल अंडे। हर चीज का लॉजिक होता है, अरे बोलो। अब एग्जाम में दिया है कि टीलोलेसिथल अंडे होते हैं, तो दिमाग लगाना, टीलो टीलो मतलब सर ने बताया था दो पोल, पोल मतलब एक साइड साइटोप्लाज्म एक तरफ योग, मतलब 50-50, और 50-50 सर ने बताया था पानी वाले अंडे। हो गए ना एकदम याद? मीजो बोलेगा तो टीलो याद आ जाएगा, एग्जाम्पल अपना आप याद आ जाएगा। नहीं आया? तो यहां तक का पार्ट तो पानी में फ्लोट करेगा, नीचे और ऊपर रहेगा, क्योंकि योग योग भारी होता है, साइटोप्लाज्म हल्का होता है। नहीं आया समझ में? नहीं 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 आया, नहीं नहीं सर। क्या बढ़ाते जरा, वो आता ही नहीं बड़ा बात करें। हाँ, ये होते हैं टीलोलेसिथल। कैसे होते हैं? टीलो बोले तो, टीलो बोले तो जिसमें दो पोल बनते हैं। उस बावड़े ने वन साइड लिख रखा, काटो उसको, गलत लिख रखा वो। कुछ भी लिख लेते हैं छोटे छोटे, वन साइड तो नहीं, दो साइड, जिसमें दो पोल बनते हैं उसको बोलते हैं टीलो। अरे बोलो, इधर देखो। अच्छा इसका एग्जाम्पल बोलो क्या होगा? मीजोलेसिथल एग। कौन से एग? मीजोलेसिथल एग। अच्छा एक बात बताओ, अब इधर देख लो ना, एक करेक्शन करना है, इधर देखो। सर अमाउंट के बेसिस पर दो तरह के एग तो खत्म हो गए, ए और माइक्रो होमो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, मीज और टीलो होता है, तो याद रहेगा हमें फॉरएवर। अब बचा सिर्फ मेगा मेगालेसिथल। कैसा बचा?
तो मेगालेसिथल जो अंडे होते हैं, इसका मतलब योग खूब सारा होगा, लेकिन ये फिर से डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं। कैसे? इधर देखो, ये एक अंडा हमको दिखाया गया और बोला कि भाई इसका नाम रखो। इस अंडे में हमको बोला गया कि है ना, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो बस एक डिस्क की फॉर्म में होता है, बस जरा सा चिन्ना सा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ डिस्क, और बाकी के पार्ट में भरा हुआ है योग। क्या भरा हुआ है? तो अमाउंट देखकर बताओ योग कैसा है? मेगालेसिथल। अब मुझे बोला जाता है, बोले सर इसका नाम दो। मैंने कहा साइटोप्लाज्म डिस्क की फॉर्म में डिस्कोइडल अंडा। कौन सा अंडा? ये तीसरे टाइप का हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कोइडल अंडा। कौन सा अंडा? अब डिस्कोइडल चूंकि मेगालेसिथल अंडा है, आपको उसके बेसिस पर याद रखना। मेगालेसिथल जो टेरिस्ट्रियल मोड में दिए जाते हैं, कहां दिए जाते हैं? तो टेरिस्ट्रियल मोड में इंसेक्ट को छोड़कर सभी के अंडे डिस्कोइडल ही होते हैं। तो इंसेक्ट को छोड़कर अब कौन कौन बचा? बोलो। प्रोटोथीरियन। कौन बचा? एक बचा प्रोटोथीरियन, एक बचे बर्ड्स, और एक बचे रेप्टाइल। समझ में आ गया? फिर एक था ये वाला अंडा, ये जैसे डायग्राम बनाया गया अंडे का। बोले सर देखो ये अंडा है, अंडे के अंदर इसके पूरे पार्ट में योक भरा हुआ है, एक कंडेंस योक भरा हुआ है। लेकिन सर ना इसका जो ये योक, इसका जो साइट न्यूक्लियस है वो एक्चुअली सेंटर में। कहां पर है? अरे कहां पर है? और थोड़ा सा जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो पेरीफेरी में होता है। साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में, ये तो बड़ा ही अनोखा अंडा हो गया। साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में, न्यूक्लियस सेंटर में, और बीच में योग। तो मेगालेसिथल तो है, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस सेंटर में, तो नाम दे दिया सेंट्रोलेसिथल। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? हाँ जी मेरे भाई, सेंट्रोलेसिथल। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, बात करें इंसेक्ट। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? इंसेक्ट। अब सब लोग इधर देखो, अभी खत्म नहीं हुए। सुनो, दोबारा पढ़ते हैं। ह्यूमन का अंडा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, अमाउंट के बेसिस पर। ह्यूमन को छोड़कर सारे बीबी पेरी, पानी में वाले और टेरिस्ट्रियल मोड वाले। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ए और माइक्रो कैसे होंगे? होमोलेसिथल। और जो मीजो है वो टीलोलेसिथल। और मेगा दो तरह का है। तो इंसेक्ट वाला जो होता है ना सेंट्रो होता है, बाकी सारे मेगा डिस्कोइडल होते हैं। अंडे फिर से दो तरह के होते हैं, क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक। सुनो, एक्चुअली क्या होता है, आपने कभी मुर्गी का अंडा तो देखा होगा, ये तो यूनिवर्सल है, सबने देखा होगा। तूने मुर्गी का अंडा नहीं देखा? बढ़िया बात है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि क्लिडोइक अंडे हम उन्हें बोलते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, आप अभी तुरंत आंसर दे दोगे कि सर इन 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 एंडो में क्लिडोइक होंगे और बाकी सब नॉन क्लिडोइक। याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट अंडे को सूखने से, आई मीन ड्राई होने से, आई मीन डेसिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। तो बोलो, सिर्फ टेरिस्ट्रियल मोड वाले अंडे ही तो क्लिडोइक होंगे, बाकी पूरी डायवर्सिटी नॉन क्लिडोइक। खत्म बात। ये समझ में आ गया? तो मुर्गी के अंडे में जो व्हाइट कलर का सबसे बाहर शेल होता है ना, क्योंकि मुर्गी ऑब्वियस सी बात है टेरिस्ट्रियल मोड में देगी तो सनलाइट होगी, तो सनलाइट उसको सुखा सकती है। अरे बोलो। और याद रखना, ये जो क्लिडोइक अंडे होते हैं ना, वो टेरिस्ट्रियल मोड वाले होंगे, तो इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे। और नॉर्मली एक मुर्गी के अंडे में 6-7 हजार पोर होते हैं। और ये पोर गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं, क्योंकि फीमेल ने, उस मुर्गी ने अंडे में जितना नरिशमेंट देना था दे दिया, पर नरिशमेंट का ऑक्सीडेशन भी तो होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो उस चूजे को या बच्चे को नरिशमेंट जो ऑक्सीजन के थ्रू फाइनली मिलेगी, तो उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, और पोर से गैसियस एक्सचेंज होता है। भाई हम लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम तो मैमल है, वो भी प्लेसेंटा, और वो भी मोनोडिस्पोइडल और इंटरस्टिशियल। हमारी तो बात ही अलग है, तो क्या मुर्गी से कंपेयर करोगे? तो उनमें एक बार नरिशमेंट दे दिया तो दे दिया, आपको एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन हम तो डायरेक्ट मास से एक्सचेंज करते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। उनको ऑक्सीजन ले लिया, CO2 दे दिया, नरिशमेंट ले लिया, नाइट्रोजन दे दिया। अरे बोलो। तो सोचो अपनी कितनी बेहतरीन इवोल्यूशन हुआ है। अरे बोलो। बोलो। तो सुनना भाई मेरे, क्लूडोइक वो जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, तो मुझे नहीं लगता कि क्लूडोइक नॉन क्लूडोइक को रटना पड़ेगा। ह्यूमन का अंडा कैसा होगा? नॉन क्लूडोइक। मछली का भी कैसा होगा? नॉन क्लूडोइक। क्योंकि ऑलरेडी ओशंस में पड़ा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ, वो बात करें तो कहाँ सूखेगा भाई? ऑलरेडी पानी में कितना सूख जाएगा, कैसे सूख जाएगा? असंभव है। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? फिर एक और होता है, फर्टिलाइज एग, नॉन फर्टिलाइज एग।
तो आप कहेंगे सर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन, नहीं तो नॉन फर्टिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई फीमेल जब एग अपनी बॉडी से फाइनली रिलीज करती है तो वो फर्टिलाइज्ड है या नॉन फर्टिलाइज है, ये कैसे डिसाइड होता है मैं बताऊं। डाइवर्सिटी में दो तरह की फीमेल होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीमेल, एक इंड्यूस ओवुलेटर और एक स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर। ह्यूमन फीमेल स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर होती है। वो हर मेस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे एलएच सर्ज की वजह से ओवुलेशन करती है, उसको किसी कोइटस की नीड नहीं है। ह्यूमन फीमेल स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस बात करें ओवुलेटर है, उसको किसी कोइटस की नीड नहीं है। एलएच सर्ज हुआ और एलएच गैमेटोलिजिंग फैक्टर है, वो एलएच अंडे को बाहर फेंकवा देगा, अरे बोलो अंडा रिलीज हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर डाइवर्सिटी की फीमेल ऐसी नहीं होती। उनमें क्या होता है, जैसे मुर्गी हुआ, स्पर्म आएगा उनके बात करें मेल पार्टनर का, और वो स्पर्म कुछ हार्मोनल चेंज करवाएगा और स्पर्म ओवरी से ओवुलेशन करवाएगा। वो ओवरी से ओवुलेशन होगा, फेलोपियन ट्यूब में आएगा, फिर स्पर्म उस अंडे के अंदर घुस जाएगा। अब जैसे मुर्गी है तो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना देगी, मुर्गी अंडा देगी और चली जाएगी। अब सीधा उसमें से बच्चा ही तो निकलेगा, तो मुर्गी ने जो अंडा दिया वो तो ऑलरेडी फर्टिलाइज था, क्योंकि स्पर्म की वजह से ही अंडा बाहर आया और फाइनली वो अंडर स्पर्म हर हाल में जाएगा। तो एक बात बताओ, ह्यूमन में जब भी अंडा होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा? कोई जरूरी नहीं है। फीमेल में यदि अंडा रिलीज हुआ है तो एक बात बताओ, हर हाल में फर्टिलाइजेशन होगा? यस सर, क्योंकि स्पर्म की वजह से ही अंडा बाहर आया। बोलो, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? इंड्यूस ओवुलेटर। क्या बोलेंगे? और ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आता है? स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर। नया समझ में आया? इस वजह से बात करें, ठीक है। अगला, अब बेटे बेटे बीच डिस्कस मत करो, फार्मी अंडा और मुर्गी देसी अंडा बाद में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन मुझे बताओ, वही डिस्कस करो। इधर देखो, फार्मी अंडा देसी अंडा बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो उसको। तो ये होता है। तो दो तरह के अंडे फिर से होते हैं, कौन कौन से? फर्टिलाइज अंडा और नॉन फर्टिलाइज अंडा। आ गया समझ में? अरे कोई डाउट है किसी को? ये लो टाइप्स ऑफ अंडे खत्म। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो बस डायग्राम बना लो, फिर आगे चलते फटाफट। बनाओ फटाफट। ऑनलाइन वालों तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। अरे स्पॉन्टेनियस मतलब बिना स्पर्म की अवेलेबिलिटी से जो एग रिलीज होता है स्पॉन्टेनियस, और इंड्यूस हो जो स्पर्म की वजह से रिलीज हो। माइक्रोलेसिथल का ह्यूमन को छोड़ के बाकी सारे वीवी पेरे, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली कंगारू सब। चलो भाई मिटा दूं। अच्छा क्वेश्चन आया था आपके ये वाला मुर्गी वाला, कि मुर्गी के अंडे को यदि अपन वैक्स लगा दें या पेंट कर दें तो अंदर चूजे की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अंडर चूजा बिल्कुल मर जाएगा। चलो तो देखो क्या हुआ।
हाँ इधर देखो। क्या क्या पहले अंडा आया कि मुर्गी? एक बात बताऊं भाइयों, चलो सुनो। हम, अच्छा सच बताना, कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम है एलन में? हाथ खड़े करना। चलो ठीक, इनके लिए तो क्वेश्चन हो सकता है ये। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं भाइयों, एटलीस्ट डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन कभी ना कभी तो तुमने पढ़ा है ना? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? अरे दोस्तों कुछ तो शर्म करो। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, इट्स अ जोक फॉर यू। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मुर्गी एक बर्ड है और रेप्टाइल से बनी है। तो रेप्टाइल में तुमने कभी नहीं पूछा कि सांप पहले है कि सांप का अंडा? बने तो उन्हीं रेप्टाइल से। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पहले एसेक्सुअल था, फिर धीरे धीरे सेक्सुअल पर आए। तो इवोल्यूशन के दौरान सब कुछ हुआ है। मुर्गी पहले है कि अंडा? बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपके लिए जोक है ये, कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो एवोल्यूशन का पार्ट है ना। भाई बर्ड आप मुर्गी, मुर्गी बनी है रेप्टाइल से, रेप्टाइल बने एम्फीबियन से, एम्फीबियन बने फिशेस से। तो सब में अंडे तो होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे अंडे बनने शुरू हुए। क्या कुछ भी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो कि तुम्हारे मुंह पे। और तुम यदि इसको क्वेश्चन मानते हो तो भाइयों बायोलॉजी छोड़ के भी कॉमर्स आर्ट्स कुछ ले लो, छोड़ो। हाँ पटवारी की तैयारी करो। इट्स अ जोक, ये जोक है तुम्हारे लिए। यदि तुम इसको अभी भी क्वेश्चन मानते हो कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो भाई जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको बोल कि भाई तू बायोलॉजी का तो हो नहीं सकता। तू पहले एवोल्यूशन पढ़ ले एक बार सर, AR सर से, तेरे को सब क्लियर हो जाएगा। ये एवोल्यूशन के दौरान बने ना। आपने कभी नहीं पूछा कि सर मगरमच्छ पहले आया कि उसका अंडा पहले आया? क्यों मुर्गी? और ये पता नहीं किसने, किस महान मूर्ख आदमी ने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, मुर्गी पहले आया कि अंडा? क्यों? ये सांप भी तो अंडे में से आया। अब बताना, सांप पहले आया कि अंडा? ये मछली पहले आया कि मछली का अंडा? हाँ वो ये इवोल्यूशन है। कुछ भी, इट्स जस्ट अ बिग बुलशिट जोक। क्या बायोलॉजी की क्लास में तुम मेरे से पूछ रहे हो सर इवोल्यूशन के अंडा पहले है कि मुर्गी? अरे दुष्टों, वो बर्ड है, वो रेप्टाइल से बनी है। रेप्टाइल एम्फीबियन से बने, एम्फीबियन बात करें फिशेस से बनी, फिशेस इन्वर्टिब्रेट से बने। बस इवोल्यूशन चला आ रहा है। नेचर अच्छे का सिलेक्शन करती थी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो शुरू में ओवीपेरी था, फिर धीरे धीरे वीवीपेरी भी आ गया। क्या कल को तो ह्यूमन से ही पूछ लोगे? वो तो इन दुष्टों को जो क्वेश्चन पूछते हैं इनको ये नहीं पता कि ह्यूमन फीमेल भी एग रिलीज करती है। नहीं तो ये पूछ लेते कि ह्यूमन पहले आया कि ह्यूमन का एग पहले आया। अरे मंदबुद्धि लोगों का क्वेश्चन नहीं है। बायो स्टूडेंटों के तुम क्वेश्चन क्लास में टीचर से पूछते हो तो दोस्तों पहले बायोलॉजी छोड़ो, 2 3 4 8 10 साल हो गए तुमको बायो लिए हुए, 10th के बाद याद करो। कुछ तो शर्म करो, बात करे। कुछ भी एवोल्यूशन है भाई, जो मर्जी है। ये अनपढ़ लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये हिंदी फिल्मों के, बॉलीवुड के क्वेश्चन होते हैं, जोक के, और कुछ नहीं होते। वो अक्षय कुमार हंसता है ऐसे अपने बड़े बड़े कैनाइन टीथ दिखा के। अरे बोलो, क्या राजपाल यादव छोटा सा फुदक फुदक करता है बात कर। उन जो से लोगों के लिए होता है, हम तो बायो के लोग हैं, हमारे लिए कहाँ का क्वेश्चन है? जोक है तो क्या? कुछ भी, कुछ भी पूछ लेते हो। लॉजिक लेस चीजें पूछते हो। कोई लॉजिक पूछो तो मेरे को भी अच्छा लगे आंसर देने में। चलो आगे चलो। हम्म। क्या? तू बाहर मिला भी बताता हूँ। बहुत दिन हो गए किसी की पिटाई की हुई है ना दोस्तों। हाँ चुप हो जाओ। अब आता है देखो, टाइप्स ऑफ एग पूरे हो गए, आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब आती है टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। देखो कुछ वर्ड्स हैं, इनको ढंग से समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी जो आपको टाइप्स ऑफ एग पढ़ाया ना, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी सुन लो। ये नीट के सिलेबस में नहीं है तो याद होगा तो बढ़िया बात है, नहीं याद होगा तो आग लगने दो। लेकिन दूसरी बात, यदि आपको समझ में आ गया ना तो टाइप्स ऑफ क्लीवेज फटाफट समझ में आएंगे। एक्चुअली मुझे टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ाना था, इस वजह से मैं पढ़ा है। चाहे तो मैं इस टॉपिक को उड़ा सकता था, लेकिन वो 15 20 मिनट में आपको समझ में आ गए तो उसके बेस पर बाल्फोर के लो लगाओ और टाइप्स ऑफ क्लीवेज तुरंत समझ में आते हैं। वो पढ़ाने इस वजह से मैंने जानबूझ के पढ़ा है। नहीं तो मैं टॉपिक उड़ा भी सकता था, क्योंकि NCERT या नीट के सिलेबस में ये नहीं है। टाइप्स ऑफ पढ़ने हट चुके हैं कभी के। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? इधर 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 देखो, टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन क्या होती है भाइयों? इधर देखो पहले, ये मैंने लिखा, एक वर्ड आता है, बात करें oocyte, क्या आता है? एक वर्ड आता है ओवम, क्या आता है? एक वर्ड आता है एग, क्या आता है? तीनों में क्या डिफरेंस होता है? चलो ह्यूमन के अंडे से डिसाइड करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ये ह्यूमन का अंडा सेकंड यूसाइड की मेटाफेज स्टेज में रिलीज होता है। इसके चारों तरफ दो एग मेम्ब्रेन है। अंदर वाली का नाम बोलो, जोना पेलुसिडा। बाहर वाली का नाम बोलो,
बहुत बढ़िया। ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेलुसिडा और ये oocyte, अभी ये सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में होता है जब अंडा रिलीज होता है। अरे बोलो, मैं बताऊं, एक्चुअली अंदर ये जो ब्लू कलर की सेल है ये एक सिंगल सेल है। हम इसको ओजोनेसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब तक इसमें डिवीजन गोजन कुछ नहीं होता, शुरुआती स्टेज में सिर्फ माइटोसिस होता है, उसको बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? जैसे इसमें ग्रोथ होती है, इसी ऊगोनिया को बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? फिर इसमें मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस, सेकंड वगैरह इस तरह के डिवीजन होते हैं। और जब तक सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा नहीं होता, आप इसको सेकंड oocyte बोलोगे। और जैसे स्पर्म इसको टच करेगा और इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा होगा, आप इसी को बोल दोगे ओवम। क्या बोल दोगे? क्योंकि स्पर्म में भी बाहर ही है। क्या? तो हम oocyte पता है कब तक बोलेंगे? जब तक कि सेकंड मियोटिक डिवीजन फिनिश नहीं हो जाता। क्या फिनिश नहीं हो जाता? और जैसे ही जस्ट आफ्टर कंप्लीशन सेकंड मियोटिक डिवीजन, जैसे ही सेकंड मियोटिक डिवीजन बात करें फिनिश हो जाएगा, आप इसी स्ट्रक्चर को बोल दोगे ओवम। क्या बोल दोगे? तो एक बात बताओ, oocyte हो या ओवम हो, ये यूनिसेलुलर होंगे नहीं होंगे? क्योंकि एक ही तो सेल है। अब बात करते हैं अंडे की। अंडा क्या होता है साहब? अंडा पता किसको बोलते हैं? oocyte हो या ओवम हो वो मैटर नहीं करता। अंदर oocyte हो या ओवम हो वो मैटर नहीं करता। बाहर होनी चाहिए एग मेम्ब्रेन्स। क्या होनी चाहिए? और ह्यूमन में दो तरह की एग मेम्ब्रेन्स होती है, अंदर वाली जोना पेलुसिड, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा। तो अंडा भाई लियो, फाइनली इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जो ओवरऑल नजर आ रहा है। तो ह्यूमन का अंडा यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? जोर से बोलो। अरे मल्टी सेलुलर है ना दोस्तों, ये एक सेल तो है ही से, उसके अलावा टू एन कितनी सारी सेल्स है। क्योंकि कोरोना डेटा सेलुलर होता है, जोना पेलुसिडा एसेलुलर होता है, क्योंकि वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। तो अंडा ह्यूमन का कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। और जब तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अनफर्टिलाइज बोलेंगे, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज एग बोलेंगे। क्योंकि एक का मतलब क्या होता है? oocyte या ओवम, लेकिन बाहर एग मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और ह्यूमन में दो तरह की एग मेम्ब्रेन होती है। कितने तरह की होती है? समझ में आया? ओवम कब तक बोलेंगे? सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद। oocyte कब तक बोलेंगे? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के पहले पहले तक। अरे बोलो, समझ में आया? नहीं आया? और अंडा सर ओवम हो या oocyte हो, या तो फर्टिलाइज अंडा है या नॉन फर्टिलाइज अंडा है, जो भी है। अरे बोलो, ठीक है ना? इतना सा। अब आती है टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। वैसे तो ये भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें से सिर्फ ह्यूमन वाला लर्न कर लेना, बाकी वाला काट देना, कोई जरूरी नहीं उसको पढ़ना। इधर देखो, तीन तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। क्या होती है? सुनो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है जो सिक्रेटेड बाय ओवरी, सॉरी सिक्रेटेड बाय oocyte, जिसको खुद oocyte रिलीज करे। और ह्यूमन में ये होती है जोना पेलुसिडा। बाकी एनिमल्स की मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि नहीं है सिलेबस में। आपसे ह्यूमन की याद करो, मस्त रहो। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन डेफिनेशन क्या होती है कि सर सिक्रेटेड बाय oocyte सेल, यानी oocyte जिसको खुद अपने चारों तरफ रिलीज करे। और याद में करो, जोना पेलुसिडा oocyte ने खुद अपने चारों तरफ, मेरे अकॉर्डिंग तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी रिलीज किया था, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर 12वें 13वें दिन जब एफएसएच आया था, उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज में पूरा किया था, जब वो मेटाफेज में आ गई थी। अरे बोलो। और आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है? तो जो अच्छा, जोना पेलुसिडा सेलुलर या एसेलुलर? अच्छा, जोना पेलुसिडा के फंक्शन मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन अब जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वो अपना आप आ जाएंगे, उसके बाद और भी आएंगे। ठीक है, जोना पेलुसिडा। बाकी एनिमल्स की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सेकेंड आ जाओ, बात करें सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भाइयों वो होती है जो सिक्रेटेड बाय ओवरी, सिक्रेटेड बाय, और ह्यूमन में ये होती है कोरोना रेडिएटा। अच्छा, कोरोना रेडिएटा सेलुलर होती है। कैसे होती है? सेलुलर होती है। इसका फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका था, फिर सुन लो। ये अंडे को इम्यून सिस्टम से बचाती है। किससे बचाती है? तो आपको कि सर अंडा तो कोई ब्लड के क्वांटिटी में आया ही नहीं। नहीं नहीं आया था। याद करो, ओवरी को जब वो रप्चर करके आ रहा था, तो ओवरी फटेगी तो भाई एक दो बूंद ब्लीडिंग तो होगी, वो सीलोम में गिरेगी, लेकिन ब्लड है। और ब्लड है तो अंदर सेकंड oocyte की मेटाफेज हैप्लोइड है, तो इम्यून सिस्टम अंदर आ सकता है, डब्ल्यूबीसी। तो वो जो 2n सेल है चारों तरफ, वो इम्यून सिस्टम को अंदर ही नहीं आने देगी, क्योंकि 2n सेल को तो इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करेगा। बोलो। तो कोरोना डेटा का फंक्शन होता है कि ये अंडे को इम्यून सिस्टम से बचाती है। समझ में आ गया? हाँ जी, बस। फिर टर्शरी भी होती है, टर्शरी एग मेम्ब्रेन,
लेकिन इसका सिक्रीशन या तो फेलोपियन ट्यूब करती है या फिर बात करें जो है यूट्रस करता है, लेकिन ह्यूमन में ऐसी कुछ भी नहीं होती, ह्यूमन में नहीं होती, वो बाकी डाइवर्सिटी में होती है। और डाइवर्सिटी वाला पार्ट अब हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। आपको तो मैं पढ़ा दूं, अब सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़े हम लोग। आया समझ में? आया? तो ह्यूमन में कितनी एक मेम्ब्रेन होती है? दो। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। आ गया? अच्छा, डाइवर्सिटी की किसी पार्ट में दो ही होती है, तीन तो आज दिन तक कभी नहीं देखी गई। और प्राइमरी जरूर होती है, वो सब में अलग अलग होती है, ज्यादातर में वाइटेलाइन होती है। छोड़ो, वो सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ह्यूमन का जो अंडा है वो यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? और ह्यूमन का ओवम? और ह्यूमन की यूसाइट? वो भी यूनिसेलुलर। समझ में आ गया? चलिए, बस इतना सा पढ़ना है, ज्यादा इसमें बिल्कुल नहीं जाना। वो टाइप्स ऑफ फालतू का जो कॉस है उसको काट देना है, ठीक है? मॉड्यूल में भी काट देना, कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल रहा हूं। अब आ जाओ आगे वाले पार्ट पे। अब पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? चलिए, एक बात बताओ, मैंने ये यहां पर हेडिंग डाला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स डिप्लॉइड अटेंड करने के लिए जो एम्फीमिक्सिस करते हैं, फाइनली उसी को आप फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। टू अटेंड द डिप्लॉइड, या बात करें दोनों तरह की बात करें, कैरेक्टर आ जाए तो डिप्लॉइड ही चाहिए आपको। तो जब दो हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं, बस उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा या बाई चांस इवेंट है? होगा ही होगा, ये तो कतई जरूरी नहीं है। और बाई चांस इसलिए क्योंकि अंडा सिर्फ रिस्क पीरियड वाले पार्ट में ही अवेलेबल होगा, और दूसरा, रिस्क पीरियड में भी अवेलेबल है तो भी स्पर्म उसको फर्टिलाइज करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पर्म को एक तरह से अंडे को सर्च मारना होता है। और फर्टिलाइजेशन का चांस इंप्रूव हो इसलिए मेल जानबूझकर अराउंड मिलियंस में 22 टू 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है कि बाई चांस कोई ना कोई तो जाके टकराई जाएगा। अरे बोलो, और जो फर्स्ट टकराएगा वही विनर होता है। और अंडा भी 1000 गुना बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्म। एज कंपेयर टू स्पर्म एक 1000 टाइम लार्जर होता है, ताकि अंडे के मतलब स्पर्म के अंडे के टकराने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म में किनेटिन्स भी शो करना है और अंडा बड़ा भी है, तो दोनों पर्पज सोल्व हो गए, फर्टिलाइजेशन के चांस भी इंप्रूव हो गए। बोलो, ठीक है, ये होता है। अब किसी भी एनिमल में, एनिमल क्या प्लांट में भी, कोई भी फर्टिलाइजेशन 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है सिनगेमी। क्या होता है? फिर क्या होता है? अरे ये तो प्लांट में भी पढ़ते हो आप लोग, प्लाज्मोगेमी। सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, फिर होता है भाइयों कैरियोगेमी। क्या होता है? और फिर होता है एम्फीमेक्सिस। क्या होता है? अब सिनगेमी क्या होता है मैं बताऊं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होता है भाइयों फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों गैमेट्स का साइटोप्लाज्म या प्लाज्मो साइटोप्लाज्म। और कैरियोगेमी क्या होता है भाइयों? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी 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 सॉरी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। और एम्फीमेक्सिस का मतलब होता है इंटरमिंगलिंग। क्या होता है? इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। अरे बोलो, क्रोमोसोम्स। जैसे सिंगल, सिंगल से मिंगल, तो ये दोनों अभी तक अलग अलग न्यूक्लियस थे, दोनों मिले और ये मिंगल हो गए, तो उसको इंटरमिंगलिंग ही बोलते हैं, इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ये कहलाएगा एम्फीमेक्सिस। क्या कहलाएगा? ये तो हम डाइवर्सिटी प्लांट में भी पढ़ते हैं ना, पढ़ते नहीं पढ़ते? और आपने वो पढ़ी ली, इतना सा होता है। अब फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? इधर देखो, एक होता है इंटरनल। क्या होता है? और एक होता है भाइयों एक्सटर्नल। कौन सा होता है? इंटरनल कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन? इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी। और एक्सटर्नल होता है भाइयों आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड बॉडी। चलिए, इनसाइड फीमेल बॉडी ह्यूमन किस में आएगा? इंटरनल में। मुर्गी किस में आएगी? इंटरनल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही हुआ ना, मैंने डेवलपमेंट थोड़ी बोला है। अरे बोलो। चलिए, एक्सटर्नल का एग्जांपल जैसे हो जाएगा सी अर्चिन। क्या हो जाएगा? अब बहुत पहले आपकी नीट में क्वेश्चन आया था, मतलब पहले एपीएमटी बोलते थे इसको, उससे पहले सीपीएमटी बोलते थे, कि कोई भी एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों करता है?
मैं बताऊं, इसका एक ही आंसर है, बिकॉज दे डू नॉट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। वो इवोल्यूशन में इतने नीचे है कि उनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन भी नहीं है। जैसे मेल सी अर्चिन है, वो अपने स्पर्म पानी में डाल देगा, फीमेल सी अर्चिन है वो अपने अंडे पानी में डाल देगी, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और सारा डेवलपमेंट पानी में ही होगा। अरे बोलो, तो पानी मीडियम का काम करेगा, और इनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते तो इनको एक्सटर्नल करना ही पड़ता है फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? अच्छा, सी अर्चिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। तो जितने भी बड़े फेमस एम्ब्रोलॉजिस्ट हुए हैं वो ज्यादातर सी अर्चिन को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एम्ब्रोलॉजी स्टडी करनी है, तो बस आराम से बाहर हो रहा है जो, और आपकी आंखों के सामने हो रहा है, देखते रहो क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, कैसे कैसे मोरोला, ब्लास्टुला, कैस्टुला बनते हैं। आपको ह्यूमन का स्टडी करना है तो आपको हर सेकंड उसकी सोनोग्राफी लेनी पड़ेगी। बोलो ना, समझ रहे हो तुम लोग? भाई स्टडी करना है तो सी अर्चिन बेस्ट एनिमल माने जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए, फर्टिलाइजेशन का एक और टाइप होता है, और वो होता है, एक तो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस मतलब मेल और फीमेल के बीच में बात करें होगा, यानी जो बात करें यूनिसेक्सुअल एनिमल है। कौन सा एनिमल है? यूनिसेक्सुअल एनिमल। और सेल्फ होता है, बात करें बाईसेक्सुअल। किसमें होता है? बाईसेक्सुअल एनिमल्स। एक बात बताना, ह्यूमन में कैसा होगा क्रॉस की सेल्फ? क्योंकि हम यूनिसेक्सुअल एनिमल है तो बात करें ह्यूमन भी इसी में आएगा। अच्छा, मुर्गी भी इसी में आएगी? आएगी नहीं आएगी? चलिए, सेल्फ का एग्जांपल बताओ। अर्थवॉर्म मत बोलना, अर्थवॉर्म होता बाइसेक्सुअल है, आई डू अग्री विद यू, लेकिन वो एक्सेप्शनली करता क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अर्थवॉर्म एक्सेप्शन है, होता बाइसेक्सुअल है लेकिन करता क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अरे बोलो, तो एग्जांपल हो जाएगा टीनिया सोलियम। क्या हो जाएगा? हाँ जी, टीनिया सोलियम हो जाएगा। आया समझ में? अरे बोलो। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था, फटाफट चेप हो फिर आगे चलते। चेप हो। चलिए, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। चलिए सब लोग इधर देखो। अब अपन लोग ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनना ढंग से। अब मैं ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन डायग्राम बना के प्रोसेस की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। ओ इधर देखो, ये प्रोसेस ढंग से सुनना। बहुत सारे चेक पॉइंट है इसमें। मैंने कई बार बोला था कि फर्टिलाइजेशन में ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, वो सब आ गया आवाज। इधर देखो। अच्छा, डायग्राम मत बनाना अभी, ये रफ डायग्राम है, फिर इसको मिटा के फिर बनाऊंगा तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना? ये ह्यूमन फीमेल का जो एग है, उसके अंदर oocyte, सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में रखी हुई है। इसके चारों तरफ दो एग मेम्ब्रेन्स होती है, चारों तरफ दो एग मेम्ब्रेन्स होती है। जो जस्ट अंदर वाली है, जो जस्ट अंदर वाली है, उसका तो नाम होता है जोना। बहुत बढ़िया। और बाहर की तरफ एक सेलुलर लेयर होती है, बाहर की तरफ एक सेलुलर लेयर होती है
जिसको हम लोग बोलेंगे कोरोना ये कोरोना रेडिएटर। अब डायग्राम में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। आप कहेंगे सर ये कोरोना रेडिएटा, ये जोना पेलुसिडा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सर ये बीच का स्पेस कहां से आ गया? ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली ना इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? और इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरीवाइटेलाइन फ्लूइड। सुनना, ह्यूमन में वाइटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं होती। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको फला फला किसी ने पढ़ाया था, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में कोई वाइटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसा तो फिर ह्यूमन में तीन में हो जाती है। तीन तो डायवर्सिटी के किसी भी एनिमल में नहीं होती, ह्यूमन में भी नहीं होती। ह्यूमन में दो ही होती है, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। वाइटेलाइन नहीं होती, पेरी वाइटेलाइन स्पेस जरूर होता है। सर एक कब बना था? जब जोना पेलुसिडा बनी थी, उसी के साथ ये स्पेस भी बन गया था। सर ये लिक्विड क्या काम करेगा ये मैं बताऊं। ये पॉलीस्पर्मी से बचाने में हेल्प करेगा। हम नहीं चाहते कि एक बार में एक से ज्यादा स्पर्म फाइनली अंडे के अंदर, मतलब oocyte के अंदर पहुंचे, क्योंकि पॉलीस्पर्मी हुआ तो फिर पॉलीप्लॉइडी होगा, और पॉलीप्लॉइडी हो गया तो ह्यूमन में जाइगोट की तुरंत ही डेथ हो जाएगी। अरे बोलो, तो ह्यूमंस में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। और ये देखना आप कितने सारे चेक पॉइंट है, बस सुनते जाना शांति से। इधर देखो, ये बात करें जो है अंडा है फाइनली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरीवाइटेलाइन फ्लूइड, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। अंडा स्पर्म से 1000 टाइम लार्जर होता है। ये देखो ये स्पर्म है। क्या होता देखो, ये स्पर्म है। जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही स्पर्म टच करे, मल्टीपल स्पर्म भी तो टच कर सकते हैं ना। किसने मना किया? जैसे स्पर्म टच करेंगे ये अपना पहला केमिकल रिलीज करेंगे जिसका नाम है हायालुरोनिडेज। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करो। हायालुरोनिडेज क्या करेगा, इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में जो हायालुरोनिक एसिड जिसकी वजह से टाइटली अटैच है उसको डिसोल्व करेगा, और उसकी वजह से सेल्स लूज पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? और जैसे ही सेल लूज पड़ेगी ये अपना सेकेंड केमिकल रिलीज करेगा जिसका नाम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। क्या नाम है? और ये अपने अपनी साइड की कोरोना सेल्स को डिसोल्व, मतलब सॉरी, किल कर देगा। डायरेक्टली सेल को किल कर देगा, और डायरेक्टली सेल को किल कर देगा। तो ये देखो बात करें फाइनली सेल, बात करें जो है ये सेल किल हो गई। और अब ये सब स्पर्म टच करेंगे किसको? जोना पेलुसिडा। किसको टच करेंगे? आप कहोगे सर पॉलीस्पर्मी नहीं होगी, यहाँ तो सारे स्पर्म एंटर करके पॉलीस्पर्मी क्या है, तो देखो कितने सारे स्पर्म आ रहे हैं। टेंशन ना लो। अब आया जोना पेलुसिडा। कौन आया? हाँ, तो स्पर्म अपना थर्ड केमिकल यूज करना चाहेगा जिसका नाम होता है जोनालाइसिन। क्या नाम होता है? लेकिन जोना पेलुसिडा सबको अलाउ नहीं करेगा। क्या होता है जोना पेलुसिडा में? तीन एरिया होते हैं, एक ही बार में समझ लेना, आसान आसान सी चीज है। जोना पेलुसिडा तीन इक्वल एरियाज में डिवाइड होता है। ये मानो ये जोना पेलुसिडा है, इसके तीन एरिया होते हैं, 1/3 1/3 1/3 के। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये यहां से लेके यहां तक का इस एरिया को बोलेंगे जोना पेलुसिडा रीजन 1, यहां से लेके यहां तक इसको बोलेंगे ZP2, और इसको बोलेंगे ZP3। जोना पेलुसिडा रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। समझ में आया? अब जो जो स्पर्म गलती से ZP1 और ZP2 में आए हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जोना पेलुसिडा उनको फर्दर अलाउ ही नहीं करेगा। यानी जोना पेलुसिडा 66% एरिया को ब्लॉक मार के रखता है, यहां से कोई स्पर्म फर्दर अलाउ नहीं होगा। अरे बोलो, यानी जोना पेलुसिडा हेल्प कर रहा है पॉलीस्पर्मी से बचाने में। अरे करा नहीं कर रहा? तो जो जो स्पर्म ZP1 और 2 में आए हैं भाइयों, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इधर ही मरोगे। लेकिन आप कहोगे सर ZP3 वाले तो अलाउ होंगे। हाँ अलाउ होंगे। तो सर देखो ZP3 में देखो 1 2 3 4 स्पर्म है, तो पेंटाप्लॉइडी हो जाएगी, N², 4 N इसके। अरे बोलो, नहीं होगी, शांति रखो अभी। अब ZP3 जो होता है ना, ये एक चीज और करेगा। जोना पेलुसिडा आपकी स्पीशीज को भी मेंटेन करता है। सर कैसे? ये स्पर्म से पूछेगा भाई कौन सी स्पीशीज का। याद रखना, हर गेमिट के सरफेस पर कोई ना कोई ऐसा केमिकल होता है जो उसी की बात करे जो है गेमिट को फर्टिलाइज कर पाता है। मतलब ह्यूमन स्पर्म है तभी वो इस ह्यूमन अंडे को पीरस कर पाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। याद रखना, इनके सरफेस पर फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल्स होते हैं। ये लोकेन की मेथड की तरह काम करते हैं। यदि स्पर्म दूसरी स्पीशीज का है तुरंत इसको ब्लॉक मार दिया जाएगा। अब ZP3 इसको अलाउ नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है हर स्पीशीज में। उसका एक कारण गेमेटिकल आइसोलेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर
फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग नाम के केमिकल होते हैं जो एक दूसरे के लिए लॉक इन की मेथड, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी होता है वैसे ही बिल्कुल फिक्स होगा। सेम स्पीशीज का स्पर्म है, देन ओनली इट विल बी फर्दर अलाउड। नहीं है रोक दो, नहीं अलाउ होगा, अंदर अलाउ नहीं होगा। तो भाइयों जोना पेलुसिडा 66% स्पर्म को ब्लॉक मारता है, एरिया को ब्लॉक मार देता है। और जो जेडपी3 है वो स्पर्म से पूछताछ करेगा, भाई कौन सी स्पीशीज का अपनी आईडी बता, तो वो अपना फर्टिलाइजिंग केमिकल बताएगा, एंटी फर्टिलाइजिंग। दोनों लोकेन की मेथड की तरह एक दूसरे फिट होने चाहिए, और नहीं हुए रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आगे। अरे बोलो, यानी स्पीशीज को मेंटेन का काम भी जोना पेलुसिडा करता है, तो बहुत काम करेगा। तो स्टार्ट हुए इसका फंक्शन। अब ये जोना पेलुसिडा सपोज कि सेम स्पीशीज का, उसने अपनी आईडी शो कर दी कि देखो साहब मैं भी ह्यूमन का ही हूं। अरे बोलो, तो ये अब अपना थर्ड केमिकल यूज करने के लिए उसको अलाउ कर देगा, बोलो भाई ठीक है थर्ड केमिकल यूज कर। अब ये स्पर्म अपना थर्ड केमिकल यूज करेगा जिसका नाम होता है जोनालाइसिन। क्या नाम होता है? तो वो क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को बात करें पियर्स करेगा अपनी पूरी मोटिलिटी यूज करते हुए, और उसके बाद बात करें जो है फिर अंदर पेरीवाइटल फ्लूइड को पियर्स करेगा, मतलब उसको बात करें वो करेगा क्रॉस करेगा। तो याद रखना एक स्पर्म इतना छोटा होता है कि उसके लिए जोना पेलुसिडा बहुत मोटी मेम्ब्रेन होती है, और ये फ्लूइड भी उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा पुरात करें, वो है एक वो है। तो इन दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, और बीच में जितने ज्यादा हर्डल्स आएंगे टाइम गैप बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब यू मानो कि 4 स्पर्म थे यहाँ पे, अरे 4 क्या 40 आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो स्पर्म सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अंडे को टच करेगा बस वही विनर होगा। सर सेकंड वाला, अब यू मानो ये भी टच करने वाला था, थर्ड वाला यू मानो ये भी ऑलमोस्ट टच करने वाला था, फोर्थ भी ऑलमोस्ट टच करने वाला था, लेकिन पहले वाले ने माइक्रोन सेकंड के गैप में टच कर लिया, और जो सबसे पहले टच करेगा वही विनर होगा। तो आप कहोगे सर टच ही तो करना है, इसने टच किया ये भी टच कर लेगा, उसमें क्या, ये मना थोड़ी करेगा? नहीं, मना करवाएगा। जैसे ही पहला स्पर्म टच करेगा, याद रखना एकदम से एक्शन पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte में चेंज आएगा, और एकदम से बात करें यहां पर, अच्छा यहां पर कुछ आयनिक चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आधा पौने घंटा मेरे को अलग से चाहिए, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ या ना? वो दूर दूर तक हमारे सिलेबस में नहीं है। पीछे वालों, पहले तो पढ़ते थे अपन लोग, पुरानी से पुरानी एनसीईआरटी के टाइम पढ़े? नहीं ना? नहीं पढ़ेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं, क्यों जबरदस्ती उठा पटक करे, फोकट का एक लेक्चर एक्स्ट्रा चाहिए। तो सुनो, आपसे भी इतना सा समझ लो कि जैसे ही पहला स्पर्म यहां टच करेगा एकदम से करंट का झटका लगेगा, डीपोलराइजेशन होगा इस मेम्ब्रेन में, और बाकी के स्पर्म को एकदम से, ये जो जेडपी3 एरिया में 3 स्पर्म एकदम से उसको करंट का झटका लगेगा, तो बाकी स्पर्म एकदम से पीछे हटेंगे। तो पहले स्पर्म ने बाकियों को करंट का झटका लगवाया, इसी को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, क्योंकि आपने स्पर्म को अंदर जाने से रोक दिया। और कितना फास्ट रोका, ये उतना ही फास्ट होगा जितना हम लोग नर्व की फिजियोलॉजी में डीपोलराइजेशन पढ़ते हैं। समझ में आया? तो एकदम से बाकी स्पर्म को झटका लगेगा और पीछे आ जाएंगे, इसको बोलेंगे फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या बोलेंगे भाइयों? कि एकदम से फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, और बाकी के स्पर्म एकदम से पीछे हट जाएंगे। और पहला स्पर्म चूंकि अरे करंट का झटका जब इनको लगवा दिया, तो अंदर भी तो कोई ना कोई चेंज आएगा, अंदर की तरफ साइक्लिक एमपी जाएगा, और जो डिवीजन मेटाफेज प्लेट पे अटका हुआ था तुरंत एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बनेंगे, कन्वर्ट होंगे, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बनकर कन्वर्ट होंगे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में, और अंदर का अंदर ही सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा हो जाएगा, और बात करें पोलर बॉडी बनेगी, और पोलर बॉडी बनते डिजनरेट कर जाएगी, और ये बन चुका है ओवम। क्या बन चुका है? लेकिन सुनना, स्पर्म अभी बाहर ही है, और ओवम आगे का डिवीजन खुद कर सकता है बिना स्पर्म के, क्योंकि उसका सेकंड मियोसिस तो हो गया स्पर्म के टच होने से। बोलो, तो यहाँ पर फीमेल जो है बात करें वो आगे डिवीजन ना चला ले, इसलिए स्पर्म इतना पावरफुल होता है कि डिवीजन तो करा दिया, ओवम भी बना दिया, लेकिन उसका सेंट्रियोल डिसअपियर करा दिया। ले, टच करने के बाद सेकंड म्यूटेड डिवीजन होगा, और फिर उसका सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाएगा, और इस ओवम का न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, जिनको कैरियोमेयर्स बोलेंगे। तो एक बात बताओ मेरे भाइयों, बिना सेंट्रियोल और टूटे हुए न्यूक्लियस के साथ क्या कोई सेल कभी फर्दर डिवीजन कर पाएगी? नहीं। तो अब इस अंडे की मजबूरी बन गई पूरे स्पर्म को फेगोसाइट करने की। अरे बोलो, तो याद रखना क्या होता है ह्यूमन में, ऐसे होता है फेगोसाइटोसिस। ये oocyte थी, स्पर्म ने यहां टच किया, तो सबसे पहले तो ह्यूमन के केस में जहां स्पर्म टच करता है वहां पर एक रिसेप्शन कोन बनेगा। क्या बनेगा? रिसेप्शन कौन बनेगा, और उसके बाद ठीक है ये फर्स्ट का सेकंड म्यूटेड डिवीजन कंप्लीट होगा, मीनवाइल फेगोसाइटोसिस भी चलता है, और उस जगह से ये जो oocyte है ये पूरे स्पर्म को फेगोसाइट कर लेगी, और लिटरली हम इसको फेगोसाइटोसिस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। अच्छा दूसरी बात सुनना,
एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे स्पर्म टच करता है अंदर सेकंड म्यूटो डिवीजन पूरा होकर ओवम बनकर न्यूक्लियस के फ्रेगमेंटेड और बात करें सेंट्रियोल के डिसअपियर होने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, और मीनवाइल ये फेगोसाइड भी होता रहता है। दोनों प्रोग्राम साइमल्टेनियसली होते हैं। अरे बोलो, अरे बोलो। यानी मीनवाइल जब वो फेगोसाइट हो रहा है तो अंदर सेंट्रियोल डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड हो चुका है, सेकंड म्यूटो डिवीजन तो हो ही चुका है। अरे बोलो। और जैसे ही पहला स्पर्म अंदर एंटर करेगा, पहला वाला ये अंदर आ चुका है, करंट का झटका खत्म हो चुका है, तो बाकी के स्पर्म भी वापस बात करें अंदर आने की कोशिश करेंगे। अरे बोलो। तो जैसे ही पहला स्पर्म अंदर जाएगा, अभी भी पॉलीस्पर्मी हो सकती है भाइयों, क्योंकि बाकी स्पर्म भी एनर्जेटिक है, थोड़ा सा झटका लगा पीछे हट गए, लेकिन करंट का झटका खत्म हो गया, तो वो भी वास करे अंदर आ सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही पहला स्पर्म अंदर आएगा, याद करो इस अंडे के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भरे हुए थे, और ये कब बने थे? जब ये अंडा इस फीमेल की ओवरी में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था, ग्रोथ फेज में। याद करो कोर्टिकल ग्रेन्यूल। जैसे ही पहला स्पर्म अंदर एंटर करेगा भाइयों, फटाफट से ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल बाहर की तरफ रिलीज होंगे और एक मोटी सी मेम्ब्रेन बना देंगे, जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? और ये मात्र 3 to 45 सेकंड में बन जाती है। सर देखा जाए तो 3 सेकंड भी अपना आप में बहुत फास्ट होते हैं। टिक टिक टिक। 3 सेकंड में एक मेम्ब्रेन बनना बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन फिर भी हम इसको स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि करंट के कंपैरिजन में तो स्लो ही है। अरे बोलो ना। चलो ठीक है। अब पहला स्पर्म फाइनली वही विनर है। अब कोई स्पर्म इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को pierce नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई केमिकल ही नहीं है जिसको तोड़ सके। बोलो। अब सुनना, जैसे ही पहला स्पर्म अंदर आएगा, स्पर्म जो कि साइटोप्लाज्म में आ गया, और अंडे का साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है, तो सबसे पहली बात तो स्पर्म की केवल 2 स्ट्रक्चर बचेगी अंडे के अंदर, बाकी सब डिसोल्व हो जाएगी। बोलो कौन कौन सी? सिर्फ न्यूक्लियस और सिर्फ सेंट्रियोल, बाकी सब डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि यदि इसकी स्ट्रक्चर बची तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया बचेगी, तो फिर साइटोप्लाज्म की न्यूट्रिएंट्स तो मेल भी शो कर रहा है। जेनेटिक्स में फिर करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सिर्फ सेंट्रियोल प्रोक्सिमल वाला और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सब डिसअपियर हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे वहां पे। अरे बोलो। सुनना, अब इसका जो न्यूक्लियस था वो छोटा सा था, लेकिन ये यहाँ वाटर एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? और इसका जो सेंट्रियोल है वो फटाफट डिवीजन करेगा, और डिवीजन करके 2 डॉटर सेंट्रियोल बना लेगा। क्या बना लेगा? दो। इस स्पर्म का प्रोक्सिमल सेंट्रियोल डिवीजन करके 2 डॉटर सेंट्रियोल बना देगा, और आगे के डिवीजन यही तो कराएगा। तो उसने डॉटर सेंट्रियोल भी बना लिए, और सुनो, डिवीजन की तैयारियां भी शुरू कर दी, और डिवीजन की तैयारियों में एस्टर एज तक जमा दी, जबकि अभी तो कैरियोगेमी भी नहीं हुआ। अब चूंकि करंट का झटका खत्म हो चुका है, तो फीमेल के न्यूक्लियस जो बेचारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए थे, ये वापस जुड़ेंगे और जुड़कर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे, और इसी को बोलेंगे फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? फिर दोनों न्यूक्लियस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथवे। क्या बोलते हैं? उसके थ्रू, यहाँ पर कुछ इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू एक दूसरे के पास आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पाथवे। क्या बोलेंगे? क्योंकि अंडा बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस तो नॉर्मल है, तो एक दूसरे को सर्च मारना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं, और पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, और फिर दोनों का फाइनली यहाँ पर कैरियोगेमी होगा। दोनों अपने न्यूक्लियस को बात करें जो है वहां पर एम्फीमिक्सिस होगा, इनके न्यूक्लियस आपस में करेंगे क्रॉसिंग, और होगा क्या होगा? और अब जाके ये जाएगोट फाइनली, इसका बात करें 2n बना है, लेकिन सुनना, जैसे ही 2n बनेगा, ये जो बात करें सेंट्रियोल था, ये तो ऑलरेडी एस्टरेज जमा चुका था, फट से डिवीजन हो जाएगा और 2n सेल बनेगी। क्या बोला मैंने? भाई अभी तो ये एक 2n सेल है, लेकिन जैसे बनेगा फटाफट ये बात करें डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए डबल होगा, अब फट से डिवीजन हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतना जल्दी क्यों? भाई डिवीजन ही तो करना है ना, आराम से कर लेते। ये मेल का प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इतना ज्यादा जल्दबाजी में क्यों होता है? कौन बताएगा क्यों होता है? मतलब कैरियोगेमी भी नहीं हुआ, एम्फीमिक्सिस भी नहीं हुआ, उससे पहले इसने डिवीजन की तैयारियां शुरू कर दी। हाँ, ये मेल के स्पर्म का प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इतना ज्यादा जल्दबाजी में क्यों है भाई? बोलो। तुमको हर जगह ऑप्शन चाहिए। चलो अभी 10 मिनट रुको, अभी क्लीवेज में पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो पढ़ा ही देता हूँ। अंडा स्पर्म से 1000 गुना बड़ा होता है, लेकिन नॉर्मल सोमेटिक सेल से भी बहुत बड़ा होता है।
माना कि जैसे ये ट्वेन बनेगा, एक्चुअली साइटोप्लाज्म इतना ज्यादा होता है कि एक न्यूक्लियस इतने साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जल्दी जल्दी इसको बहुत सारे न्यूक्लियस चाहिए, और क्लीवेज में न्यूक्लियस ही बनता है, साइटोप्लाज्म तो बनता ही नहीं है, क्योंकि क्लीवेज में G1 और G2 फेज एब्सेंट होती है, सिर्फ S फेज चलती है। अरे बोलो, तो जितना जल्दी जल्दी आप उसमें दरारें डाल डाल के डिवीजन करोगे, उन्हीं को तुम क्लोज माइटोसिस या क्लीवेज बोलते हैं। अरे बोलो, तो अंडे के बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए डिवीजन चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियस इतना साइटोप्लाज्म कंट्रोल नहीं कर सकता, और आपने डिवीजन नहीं किया तो इस सेल की डेथ हो जाएगी। अरे बोलो, अरे बोलो, नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? अब इस पूरे डायग्राम को मैं मिटा के ना फेयर डायग्राम बना देता हूँ। बनाऊं? ये फेयर ही लग रहा है। हाँ वैसे फेयर ही है, इसमें क्या बुरा मैंने लिखा। एक बार और बना देते हैं, अपनी क्या है, 2 मिनट लगेगी मेरे खुद बनाने में। अब ये मत बोलना कि सर ये हम कर लेंगे, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये हम कर लेंगे, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। इधर देखो दोस्तों, अब मैं नहीं बना रहा डायग्राम, तुम बोलोगे ना मैं तुमसे पूछ पूछ के बनाऊंगा। ये लड़का खड़ा होगा जो बातें कर रहा था, चश्मा वाला खड़ा हो, स्मार्ट सा लड़का, इधर देख। ये अंदर oocyte है, जो कि अभी अपनी सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में रेस्ट है ना? चल ठीक है, इसके जस्ट बाहर कौन होगा? ये ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ये है जोना पेलुसिड। अच्छा, ये बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये मैं पहले लिख देता हूं, स्पेस को तो बोलेंगे पेरीवाइटेलाइन स्पेस, और जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे पेरीवाइटेलाइन फ्लूइड। तो एक बात बताओ, मोटा जोना पेलुसिडा और ज्यादा फ्लूइड, टाइम गैप को बढ़ाएंगे ना? और अपने को यही तो चाहिए कि सबसे पहले वाले में जस्ट माइक्रो सेकंड का अंतर आ जाए, खूब होता है तो। और बोलो, अच्छा मैं कोरोना डेटा नहीं बना रहा, क्योंकि वो समझ में आता है कि उसको कोई भी इसमें पीएस कर जाता है। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा में 3 एरिया होते हैं, सपोज यहां से लेके यहां तक मान लो भाइयों ZP1, यहां से लेके यहां तक मान लो ZP2। तो जो जो स्पर्म गलती से ZP1 और ZP2 पे स्ट्राइक किए हैं, वो फर्दर अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जो जो ZP1 पे हैं, वो फर्दर अलाउ होंगे, लेकिन ये ZP3 उनसे उनकी आईडी मांगेगा, मतलब इट मस्ट बी फ्रॉम सेम स्पीशीज। अरे बोलो, फिर ये जोना पेलुसिडा को पियर्स करेंगे अपना थर्ड केमिकल रीच करके, सपोज सेम स्पीशीज के हैं तो जोना पेलुसिडा आपकी स्पीशीज भी तो मेंटेन कर रहा है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। अब सपोज इस स्पर्म ने सबसे पहले टच किया, ये भी ऑलमोस्ट टच करने वाला था, ये भी ऑलमोस्ट टच करने वाला था, ये भी ऑलमोस्ट और ये भी ऑलमोस्ट, लेकिन इसने टच किया है। बाकी के स्पर्म को करंट का झटका लगेगा तो उनसे पीछे आ जाएंगे फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर में। और अब ये पहला स्पर्म उस प्रोसीजर से अंदर जाएगा, ऑलरेडी बना चुका हूं। और पहला स्पर्म जैसे अंदर आएगा, अच्छा सॉरी, अंडर ओवम तो बन चुका है, उसका सेंट्रियोल डिसअपियर हो गया, और इसका न्यूक्लियस छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने से टुकड़ों में टूट गया, जिनको हम लोग बोलेंगे कैरियोमियर्स। क्या बोलेंगे? कैरियोमर्स नहीं, कैरियोमियर्स। उसके बाद क्या होगा? उसका सेंट्रियोल डिसअपियर हो चुका है। अंदर आने के बाद इसकी केवल कितनी स्ट्रक्चर बचेगी? कौन कौन? न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। तो न्यूक्लियस वाटर एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा था, हमने सारा उसका न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल दिया था। तो इसको अब हम लोग बोलेंगे मेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? और इसका जो सेंट्रियोल है वो फटाफट डिवीजन करेगा, और तुरंत ही 2 डॉटर सेंट्रियोल बना देगा। क्या बना देगा? डॉटर सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल इतना ज्यादा जल्दबाजी में कि एस्टरेज भी जमा देंगे, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। और उसके बाद फीमेल का जो न्यूक्लियस था, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, सारे टुकड़े जुड़कर, और इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? फीमेल प्रो न्यूक्लियस। और दोनों पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू एक दूसरे की तरफ आएंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन पाथवे। क्या बोलेंगे? अच्छा, एक चीज बताना तो भूल ही गया, जैसे ही पहला स्पर्म अंदर जाएगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इसके चारों तरफ एक मोटी मेम्ब्रेन बनाएंगे। बोलो, इस मोटी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कौन बोलेंगे? और एक बार ये बन गई तो फर्दर कोई स्पर्म अलाउ नहीं होगा। फाइन, ये स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होती है, ठीक है, क्योंकि 3 से 45 सेकंड का टाइम लेती है।
फिर दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे और इनके क्रोमोसोम आपस में इंटरमिंगलिंग करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और ये फाइनली फर्टिलाइजेशन एम्फीमिक्सिस पूरा हुआ। लेकिन जैसे इनका एम्फीमिक्सिस पूरा होगा, फटाफट से ये डुप्लीकेशन भी हो जाएगा, आई मीन डीएनए डबल होगा, और सीधा ही 2 to N सेल बनेगी। यानी देखा जाए तो ह्यूमन में जाइगोट ऑलमोस्ट ओवरलैप्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है? क्योंकि जाइगोट बना और बनते ही 2 to N हो गया। नहीं समझ में आया? आया? कोई डाउट है किसी को? ऑनलाइन वालों, तुमको कोई डाउट हो तो पूछो। चैपो कितनी आई? ले ले ले, चुप चुप। हम मैंने भी वो हमारे फिर ग्रुप पे भी आ गया होगा, बता ही देता हूँ। तुम लोग मतलब तुम लोग क्लास में मोबाइल चलाते रहते हो दुष्टों। नॉट येट। हमारे किसी इंफॉर्मेशन, कोई ग्रुप पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तू क्या एनटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या? वेबसाइट कितना है बता दो ऐसे। 17 जुलाई ही है। ऑनलाइन वालों 17 जुलाई तुम्हारी डेट आ गई। फॉर्म कब से? 8 तारीख से। आज से? आज से लेके 6 मई तक। ठीक है भाई। एग्जाम घंटा 3 घंटे 20 मिनट। क्वेश्चन बढ़ा दिए क्या? अच्छा वो ऑप्शनल है इस वजह से। 200 में से लास्ट के वो तो ऑप्शनल होंगे ना। ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वाला मुझे कुछ नहीं पता, फाइनली कल बताएंगे हम लोग। डेट आ गई 17 तारीख को, फॉर्म भरना 8 तारीख से। आज से ही? ठीक है, तो आज से शुरू। अभी क्लास अटेंड करो, बाद में बढ़ना। पहले चेपो। ये देखो ऑनलाइन वालों ने भी बता दिया 200 मिनट हो गया। तुम्हारी तो मौज होगी 200 मिनट में। नहीं नहीं, जिसको नहीं आता 200 मिनट काटेगा कैसे? द मोस्ट सीन थिंग ड्यूरिंग एग्जाम, पंखा। वही देखते रहते हो बैठे बैठे तुम लोग। अच्छा एग्जाम में पंखा भी नहीं था? डिवीजन रिपीट कैसे हुआ अभी क्लीवेज में पूरा समझ में जाएगा, टेंशन ना लो, फटाफट से बनाओ। आगे चलो, मेरे पास भी आगे देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस आज 6 अप्रैल आज रिलीज हुआ है। सब्जेक्ट इन्वाइटेशन ऑन द प्रेजेंटेशन 2020। और आप काम काम की चीज सुनो मित्रों, फीस फीस तो छोड़ो, काम की चीज वो नहीं है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 6 आज से टू 6 में, पूरा 1 महीना दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। और 6 मई की रात को 11:50 तक। ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम 7, एक दिन एक्स्ट्रा दिया उसमें ऑनलाइन देना चाहो तो। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स टू बी इंटीमेट लेटर ऑन द वेबसाइट, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। फीस छोड़ो, बस काम की चीज अपनी यही है। 17 जुलाई को आपका एग्जाम है, संडे के दिन। 200 मिनट का होगा, 3 hours 20 minutes, 2 बजे से लेके 5:20 तक। तो पढ़ लो भाइयों, नहीं तो 3.25 घंटे वहां तुम झेलोगे कैसे? क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रखा इसमें भी, और लेट बाद में आ जाएगी। ठीक है चलो। हाँ अब सीट की पेटियां बांध लो, एग्जाम की डेट फाइनल आ गई। ये डायग्राम बनाओ।
चलो उधर देखो। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लीवेज। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लीवेज। इधर देखो भाई, इधर देखो, बात मत करो बस। देखो, जो फर्टिलाइज एग है, जो फर्टिलाइज एग है, क्लीवेज किसको बोलते हैं हम लोग? जो फर्टिलाइज एग है या जो जाइगोट है, उसमें होने वाले रैपिड डिवीजन विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। दोबारा सुनो, व्हाट इज द क्लीवेज? जो डिवीजन है इनसाइड द फर्टिलाइज एग या जाइगोट, जो रैपिड डिवीजन है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज, बस उसी को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। कैसे होते हैं चलो डिटेल से समझाता हूं भाइयों। इधर देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये जाइगोट है। क्या है ये? अरे क्या है ये? जाइगोट। इसमें ना क्या, एक एक ये 2n न्यूक्लियस है, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि क्रोमोसोम तो नॉर्मल है, पर साइटोप्लाज्म जरूरत से ज्यादा है। और इस अंडे का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम की ज्यादा? कम। एक्चुअली कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? आप लोगों ने अभी सेल बायो में पढ़ा था, साइज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइज ऑफ साइटोप्लाज्म। अरे बोलो। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइज ऑफ साइटोप्लाज्म। और मैं बताऊं, इस जाइगोट का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इस जाइगोट का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यदि हम हमारी नॉर्मल सोमेटिक सेल से इसको कंपेयर करें तो भाइयों 550 गुना कम होता है। यानी एक तरह से ये जाइगोट हमारी नॉर्मल सोमेटिक सेल से 550 गुना छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। और इतना बड़ा है कि न्यूक्लियस ने बीएमआर कंट्रोल करने से मना कर दिया। बोले भाई मेरे बस की बात नहीं। जैसे मानो अपना रूम कितना बड़ा रूम, अभी मानो सेंटर में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है, अभी वहां तक के साइटोप्लाज्म को, वहां तक के साइटोप्लाज्म को, वहां तक के साइटोप्लाज्म को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। चल क्या रहा है? तो अल्टीमेटली क्या हो जानी? जाइगोट की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले बीएमआर कंट्रोल करो। और बीएमआर कंट्रोल करने के लिए क्या करो? बोले साइटोप्लाज्म को तो मत छेड़ो, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा है, 550 गुना ज्यादा है। तो आप ऐसा करो, जैसे रूम है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा करो कि वो जो न्यूक्लियस है उसको डबल करो और बीच में एक दीवार बना दो, दो रूम, और दोनों को एक एक दे दो। एकदम से क्या हुआ? साइटोप्लाज्म तो कांस्टेंट चलेगा, न्यूक्लियस डबल कर दो और सेल का साइज हर बार हाफ होगा और सेल का नंबर हर बार डबल होगा। कैसे? इधर देखो, ये रूम है, बीच में एक दीवार बना दो, दो रूम, और दोनों को एक एक न्यूक्लियस दे दिया। फिर यूं करके यूं दीवार बना दो, चार रूम बन गए, सबको एक एक न्यूक्लियस दे दिया। और डिवीजन तब तक करते रहो जब तक कि हर एक जो छोटा छोटा रूम बने और नॉर्मल सोमेटिक सेल के बराबर अपना केआई, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन ना कर ले। चलो डायग्राम से समझाता हूं। इधर देखो, ये आपकी नॉर्मल जाइगोट बहुत बड़ा, भाई मैंने बता दिया कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना है, 550 गुना कम है। अब क्या करो? डिवीजन अंदर के अंदर ही करो। आपको जल्दी बोलो, किसको कंट्रोल करना है? साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना है ना? तो फर्दर आप साइटोप्लाज्म बनाओगे क्या? तो याद रखना, क्लीवेज इतने फास्ट, इतने रैपिड डिवीजन होते हैं जिनमें इंटरफेस जरूरत से ज्यादा छोटी होती है, और इतनी छोटी होती, इतनी छोटी होती, ओनली एस पेज चलेगा। क्या चलेगा? जीवन जी टू एब्सेंट चलेगा। क्या करोगे जीवन जी टू चला के? ऑलरेडी साइटोप्लाज्म खूब सारा है, उसको कंट्रोल कर लो, यही खूब है। तो याद रखना, सिर्फ डीएनए डबल होगा, सिर्फ डीएनए डबल होगा, साइटोप्लाज्म कांस्टेंट चलेगा, और अंदर के अंदर ही डिवीजन होंगे। यानी इस रूम को अंदर के अंदर ही डिवाइड करना, बाहर नहीं ले जाना कुछ ही। तो कैसे डिवीजन होंगे? जैसे एक दरार यूं पड़ी और ये दो हो गए, एक दरार यूं पड़ी और ये चार हो गए, फिर यूं पड़ी, यूं पड़ी, यूं पड़ी, 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए। समझ में आ रहा है? लेकिन न्यूक्लियस सभी में उतना ही होगा जितना सिंगल जाइगोट में था। ये सबके पास 46 क्रोमोसोम है, और ये जो छोटी छोटी सेल्स बन रही है जिनमें क्लीवेज हो रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे? तो सर ये कब तक होंगे फिर ऐसे क्लीवेज? मैं बताऊं, जब तक कि हर एक ब्लास्टोमियर का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता बढ़ता नॉर्मल सोमेटिक सेल के इक्वल नहीं होता, तब तक क्लीवेज होते रहेंगे। यानी शुरुआत में अब पता लगा कि वो मेल के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो था वो डॉटर सेंट्रियोल बनकर इतना ज्यादा जल्दबाजी में क्यों था? क्योंकि उसको बीएमआर मेंटेन करवाना था। अरे बोलो। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी रैपिड डिवीजन होते हैं, और रैपिड इतने रैपिड होंगे कि इंटरफेस इतना शॉर्ट होगा कि ओनली एस फेज चलेगा। G1 G2 एब्सेंट, G1 G2 ऑलमोस्ट एब्सेंट चलेंगे बात करें। और याद रखना, सिर्फ एस फेज चलेगा, और एस फेज में होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अभी पढ़ा आप लोगों ने।
अरे बोलो। तो सिर्फ डीएनए को डबल करते जाओ। अब आप कहोगे सर ह्यूमन में ये कब तक चलता है? तो मैं बताऊं कब तक चलेगा ह्यूमन में। अच्छा, जो डिवीजन हो रहे हैं उनको क्या क्या बोलेंगे? ये जो डिवीजन हुए, बस ये जो डिवीजन हो रहे हैं इन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्लीवेज। क्या बोलेंगे? या इन्हीं को बोला जाएगा मित्रों क्लोज्ड माइटोसिस। क्या बोला जाएगा? या इन्हीं को बोला जाएगा सेलुलेशन। क्या बोला जाएगा? या इन्हीं को बोला जाएगा सेगमेंटेशन। क्या बोला जाएगा? भाई ये रूम था, आप इसको अंदर के अंदर ही तो सेगमेंट कर रहे हो। अंदर के अंदर हो तो माइटोसिस रहा है भाई, डिवीजन दो ही होता है तो मियोसिस माइटोसिस। हो तो माइटोसिस रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है मित्रों, लेकिन अंदर का अंदर ही हो रहा है, इसलिए क्लोज माइटोसिस। या सेलुलेशन, आप सेल को लगातार डिवाइड करते जा रहे हो इनसाइड से। अरे बोलो। या सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब सिंपल सा वही होता है कि आप उसको सेगमेंट में डिवाइड कर दो, लेकिन न्यूक्लियस सबको बराबर दो। अभी एपीएमटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सुनो कि नॉर्मल सेल डिवीजन और क्लीवेज वाले सेल डिवीजन में क्या अंतर होता है भाई? नॉर्मल सेल डिवीजन में ना जीवन जी2 चलेगा। अब आप इसको समझ लो, आपको आता है। क्लीवेज के अंदर जल्दी बोलो, जीवन जी2 ओनली, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हर बार डबल, सेल का नंबर हर बार डबल, सेल का साइज हर बार हाफ, और साइटोप्लाज्म कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। और ये ब्लास्टोमेर तब तक बनते रहेंगे जब तक कि हर एक ब्लास्टोमेर का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स नॉर्मल सोमेटिक सेल के इक्वल नहीं हो जाता। अरे बोलो। और ह्यूमन में कब जाके होता है मैं बताता हूं। देखो ह्यूमन में सबसे पहले बना जायगोट, जायगोट के बाद बनेगा मोरूला, मोरूला के बाद बनेगा ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद एंड स्टेज ऑफ गैस्टूला। गैस्टूला सबको पता है, लेकिन ह्यूमन में ऑलमोस्ट एंड स्टेज तक जाएगा। और सुनना, मोरूला हम लोग ह्यूमन में 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, ब्लास्टूला 32, उसमें फिक्स नहीं होता। अरे बोलो। और मैं बताऊं, एंड स्टेज ऑफ गैस्टूला ह्यूमन में लगभग फर्टिलाइजेशन के 12th डे आती है। कौन सा डे आती है? एक बात बताओ, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन में जाइगोट सपोज जितना बड़ा है, सपोज की अपन डायग्राम, ये जाइगोट था, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, एंड स्टेज ऑफ गेस्टुला 12th डे आती है। तो एक बात बताओ, 12th डे तक इस जाइगोट की साइज तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, कांस्टेंट चलेगी, क्योंकि जो भी हो रहा है अंदर का अंदर ही हो रहा है। मोरूला में जो भी होता है, ब्लास्टुला में जो भी होता है, गेस्टुला में आर्केंट्रॉन, केविटी, प्रिमिटिव स्ट्रिक, जो जो मतलब बन चुका होता है, बात करें वो सब इसके अंदर ही होता है। तो सोचो कितनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है। जाइगोट कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन करने के लिए क्लीवेज होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट पर्पस बताओ आप, तो क्लीवेज होने का आंसर लगाना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? तो उसमें सारे पर्पस आ गए। बोलो ना, नहीं समझ में आया? सच्ची बोलो। चलिए, अब एक प्रिंसिपल आता है, एक साइंटिस्ट थे जिनके सिर पे 4 बाल हैं, उनका नाम है बाल्फोर। क्या नाम है? बाल्फोर। बाल्फोर, 4 बाल। उनका एक प्रिंसिपल है कि रेट ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक। ये यानी आप लोगों को टाइप्स ऑफ अंडे याद हैं, उसमें बाल्फोर लगाओ और आपके टाइप्स ऑफ क्लीवेज भी खत्म। मैं बोल रहा हूं, आपको टाइप्स ऑफ अंडे याद हैं, अभी पढ़ा है आधे घंटे पहले। उसमें बालफोर लगाओ, जहां योक है वहां क्लीवेज मत कराओ, और जहां योक नहीं है वहां क्लीवेज करा दो, और आपको टाइप्स ऑफ क्लीवेज अपना आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक सेच लो भी आता है, उसको काट दो, वो सिलेबस में नहीं है, पता नहीं क्यों लिख लेते हैं। ये बहुत पुराने सिलेबस में पढ़ाते थे, आजकल हम लोग नहीं पढ़ाते, इतना इतना आता ही नहीं नीट में। तुमने सेच लो पढ़ा कब था लास्ट टाइम? कभी सुना भी इसके बारे में? उड़ाओ उसको। हाँ, तुमने तो सुना होगा दुष्टो, 1970 से तैयारी कर रहे हो तुम लोग, बालफोर भी नहीं सुना? ये तो इंपोर्टेंट है। बालफोर एक साइंटिस्ट थे जिनके सर पर 4 बाल थे, उनका नाम है बालफोर। क्या नाम है? उन्होंने दिया था, बोलो क्या दिया था? रेट ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग, क्योंकि एक ना योग कंडेंस होता है, वो डिवीजन नहीं होने देता। अरे बोलो, लिखो इसको फिर आगे चलते फटाफट। क्या 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 कहाँ हो गया? 10 मिनट है अभी। डेली का, डेली का हलवा थोड़ी है, बना इसको। लिखो, राइट डाउन।
अब देखो, तुम लोग अलग सा कोई वियर्ड बिहेवियर मत करना कि एग्जाम की डेट आएगी तो डेली जैसे आ रहे हो लास्ट तक रुक रहे हो, रुको, क्योंकि यही आएगा एग्जाम है जो हम पढ़ा रहे हैं, अलग से तो आने वाला है नहीं। अब तो टीचर भी मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, वो भी मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें, वो भी नेसेसरी ज्यादा नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि डेट आ गई। अरे बोलो, तो समझ लेना कि अब क्लासे कतई मिस नहीं करनी, क्योंकि तुम वियर्ड बिहेवियर करते हो कि यार मैं टेंशन में आ गया, मैं क्या करूं, मैं क्लासे मिस करता हूँ। ये अचीवर वाली बीमारी, मैं क्लासे बंक करूंगा, घर जाके पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम घर तक पहुंचते भी, और पहुंच भी गए तो वहां जाके सो जाते हो, क्योंकि क्लास में 1.5 घंटा पढ़ लो। बायो जैसे टॉपिक में तो मैं जितना पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, घर जाने के बाद हार्डली पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर को रिवाइज करने में 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेटर है जितना भी मैं पढ़ाऊँ, मैं अपनी तरफ से गारंटी ले रहा हूँ, विद इन ए क्लास से अपन लर्न कर लेंगे उसको। घर जाके एक बार बस रिवाइज किया, आपको फॉर एवर याद हो गया। और क्लास मिस करके क्या ही करोगे तुम, ये मुझे समझाओ। क्योंकि उसके अलावा भी तुम्हारे पास बाकी के बाद बचे हुए 18 घंटे, 8 घंटे सो लो, 10 घंटे, उसमें से 6-7 घंटे पढ़ लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से। सच बोल रहा हूँ भैया, तुम 7 घंटे पढ़ते हो और 7-7.5 घंटे, बाकी तो बचाना है तुम्हारे पास है बहुत सारा टाइम। 7 घंटे सोने के मान लो, 2-3-4 घंटे तुम्हारे बाकी के बात करें, अभी भी 6-7-6 घंटे बचे हैं, और 6 घंटे खूब होते रहे। यदि तुम दिल से पढ़ो ना तो 6 घंटों में तो तुम मतलब टॉप 10 में आ जाओ ऑल इंडिया में। पर हम लोग उतना भी नहीं पढ़ते। हाँ पढ़ो तो सही तुम लोग, इसका मतलब तुम 6-7 घंटे भी नहीं पढ़ते। टेबल पे 6-7 घंटे बैठते हो, मैं फाइनली पढ़ने की बात कर रहा हूँ। टेबल पे बैठना अलग चीज है और फाइनली उसका आउटपुट आना अलग चीज है। तुम टेबल पे बैठ गए और वहां बैठ के सोच रहे हो यार विराट कोहली आज कितने रन बनाएगा, या ये सोच रहे हो कि मेरी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आ गई, बस सपने सपनों में। पढ़ा करो उसको। टेबल पे तुम लोग सभी 6-7 घंटे बैठते हो, पढ़ते हो मुश्किल से 3.5-4 घंटे। यार इतना एफिशिएंट कोई भी नहीं होता, पर 7 घंटे बैठे हो तो 5.5-6 तो पढ़ लिया करो। एक आधे घंटा तो हम भी समझते हैं, ह्यूमन ही हम लोग। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, डेट आ गई अब तो। चलो ये लिख लिया, आगे चलते हैं। क्या हुआ? चलो ठीक है, बाकी का सो नेक्स्ट क्लास।